सुप्रभात मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज के इस हिंदी कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम जानेंगे अध्याय 11 में बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी में जी जो द्वारा लिखित है, उसमें लेखक का जीवन परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी आधुनिक युग के निबंधकार हैं। उनका जन्म 1899 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गाँव में हुआ। बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया था। वर्ष 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के दौरान कई बार उन्हें जेल जाना पड़ा। राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध आदि कई विधाओं में लेखन कार्य किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं अम्बपाली, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, पैरों में पंख बांधकर आदि उल्लेखनीय हैं। अब जानते हैं पाठ का सार। बाल गोविंद भगत का बाह्य एवं आंतरिक व्यक्तित्व। बाल गोविंद भगत लगभग 60 वर्ष के मझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। उनके बाल पक चुके थे, अर्थात सफ़ेद हो गए थे। वह बहुत कम कपड़े पहनते थे, कमर पर एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीरपंथी की तरह टोपी लगाते थे। वह कबीर को ही अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदर्शों पर चलते थे। वह कभी झूठ नहीं बोलते थे और सबसे खरा व्यवहार करते थे। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कोई साधु थे। उनका एक बेटा और एक पतोहू थी, थोड़ी सी खेतीबाड़ी और एक साफ सुथरा मकान था। उनका सबसे बड़ा गुण उनका मधुर कंठ और कबीर के प्रति अगाध श्रद्धा एवं प्रेम था। वे कभी किसी की चीज़ नहीं छूते। जो कुछ खेत में पैदावार होती उसे कबीर पंथी मठ में भेंट स्वरूप ले जाकर रख देते और वहीं से प्रसाद स्वरूप जो कुछ मिलता उसे उस गृहस्थी को चलाते थे। बाल गोविंद भगत का संगीत के प्रति अगाध प्रेम। आषाढ़ की रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती। उनके जो कंठ से निकला संगीत था, उसका एक एक शब्द सभी को रोमांचित कर देता था। तब पता चलता कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलनी बहुत मुश्किल होती है। भादों की आधी रात में भी दादुर की टर टर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता। जब सारा संसार निस्तब्धता में सोया होता, तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ प्रातःकाल में ही आरंभ हो जाती हैं। माघ में दांत किटकिटाने वाली भोर में उनकी उंगलियां खंजड़ी पर चलना आरंभ कर देती और गाते गाते वे इतने जोश में आ जाते कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते। गर्मियों की उमस भरी शाम में मित्रमंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका मन तन हावी हो जाता था, अर्थात वे गाना गाते गाते नृत्य भी करने लगते। सुख दुख से ऊपर बाल गोविंद भगत का चरित्र। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जब लोगों को ये पता चला कि उनका पुत्र बीमारी के बाद चल बसा, और जब उनके घर पहुँचे तब देखा कि भगत ने मृत पुत्र को चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है तथा उस पर कुछ फूल और तुलसी दल बिखेर दिए हैं। उसके सिरहाने एक चिराग जलाकर आसन जमाए हुए गीत गाए जा रहे हैं। पतोहू को भी रोना भूलकर उत्सव मनाने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, जिसका शोक मनाना उनकी दृष्टि में व्यर्थ है। बाल गोविंद भगत समाज सुधारक के रूप में। बाल गोविंद भगत कोई समाज सुधारक नहीं थे, किंतु अपने घर में उन्होंने समाज सुधारकों जैसी ही कार्यशैली को अपनाया। अपनी पतोहू से अपने पुत्र की चिता को आग दिलाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेजते हुए कहा कि इसका पुनर्विवाह कर देना, अभी ये जवान है। पतोहू के मायके न जाने की जिद करने पर ये कहने लगे कि मेरे जाने के बाद आपके खाने पीने का क्या होगा, किंतु वे अपने निर्णय पर अटल रहे। बाल गोविंद भगत का अंतिम समय। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुरूप शांति तरीके से हुई।
करीब 30 कोस चलकर वे गंगा स्नान को गए और वहाँ साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत अधिक अच्छी लगती थी। वहाँ से लौटकर उन्हें बुखार आने लगा। इस पर उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेतीबाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत सुनाई न देने पर लोगों ने जाकर देखा तो वह स्वर्ग से धार चुके थे। तो छात्रों, आपने जाना आज बाल गोविंद भगत पाठ का सार। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।